चलिए बेटा इकोनॉमिक्स का लेक्चर शुरू करते हैं। इंडियन इकोनॉमिक्स चल रहा है अपना। चैप्टर चल रहा है, ध्यान से देखेंगे सब बच्चे। इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। चलिए 2 मिनट रुके। देखो हाँ स्वास्तिक, करंट अकाउंट भी पर्सनल अकाउंट ही होता है बेटा। वो पर्सन का ही अकाउंट है, ABC XYZ राम श्याम मोहन लिखते तो है अपन ऊपर हेडिंग में, व्यक्ति तो है वो। चलिए इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ये चैप्टर हमारा चल रहा है बच्चों। इसमें हमने अब तक पढ़ लिया है कि जब भारत से अंग्रेज लोग गए तो एग्रीकल्चरल सेक्टर की स्थिति क्या थी, बहुत बुरी। बुरी किस तरह से थी, ये 4 पॉइंट के जरिए समझो। फिर पढ़ा इंडस्ट्रियल सेक्टर की स्थिति। इंडस्ट्रियल सेक्टर की स्थिति क्या थी, वो भी खराब। 5 पॉइंट्स के जरिए, ठीक है। फिर उसके बाद पढ़ा फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड की स्थिति कुछ नहीं बोली है, उस समय फॉरेन ट्रेड क्या था ये बताया 3 पॉइंट के जरिए, है ना। उसके बाद फिर अपन ने पढ़ा था कल डेमोग्राफिक कंडीशन, अर्थात भारत में रहने वाले जो लोग थे उनकी क्या स्थिति थी जब ब्रिटिशर्स यहाँ से गए। 6 पॉइंट के जरिए। और एक पढ़ा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, कल पढ़ा वो भी। जिसमें हमने पढ़ा कि जब ब्रिटिशर्स यहाँ से गए उस समय यहाँ के लोग मुख्य रूप से किस प्रकार का ऑक्यूपेशन करते थे अपने जीवन को चलाने के लिए, है ना। 2 पॉइंट के जरिए इस बात को पढ़ लिया। यहाँ तक का काम पूरा हो गया। आज अपन पढ़ रहे हैं, पहले ध्यान से समझेंगे सब बच्चे। जब विदेशी लोग ब्रिटिशर्स जब इंडिया से गए तो उस समय इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति क्या थी। ध्यान सुनो बेटा, इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति क्या थी। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, रोड्स, रेलवेज, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, है ना। मतलब ट्रांसपोर्टेशन के मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, अर्थात एक जगह से दूसरी जगह व्यक्ति और सामान को लाने ले जाने के साधन, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। और मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन मतलब इंफॉर्मेशंस एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के जो साधन थे उनकी स्थिति क्या थी, ये इंफ्रास्ट्रक्चर कहलाता है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन को मिलकर किसी भी कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है। तो जब अंग्रेज लोग यहाँ से गए, जब ब्रिटिशर्स यहाँ से गए, उस समय देश के इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति क्या थी उस पर अब अपन बात करेंगे आज। ध्यान से सुनिए। इंफ्रास्ट्रक्चर में पहले तो अपन बात करेंगे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति, और एक फिर बात करेंगे कि चलो वो अभी जब करेंगे तब बात करेंगे ना। अभी यार पहले इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति कुल 4 पॉइंट्स के जरिए समझेंगे। टोटल कितने पॉइंट्स, 4। पहला रोड्स की स्थिति क्या थी यहाँ,
दूसरा, रेलवेज की स्थिति क्या थी? तीसरा, पोर्ट और एयरपोर्ट्स की स्थिति क्या थी? और चौथा, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। इसकी स्थिति क्या थी? पहले इन 4 पॉइंट्स के जरिए जब ब्रिटिशर्स इंडिया से गए उस समय कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति क्या थी, इस पर बात करेंगे। चलिए, पहले यहाँ तक की बात क्लियर है सबको? बढ़े आगे, आप पढ़ना शुरू करें। चलिए ध्यान सुनिए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति जो थी वो ये कि सबसे पहले रोड्स पर बात करते हैं। ब्रिटिशर्स जो थे ना बेटा, उन्होंने रोड कंस्ट्रक्शन के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाए थे वो, क्योंकि उनके पास फंड्स की कमी थी। पैसों की कमी की वजह से रोड्स के कंस्ट्रक्शन पर वो ज्यादा ध्यान नहीं दे पाए थे। अच्छा, फिर भी कुछ रोड्स तो उन्होंने बनाए। तो प्रश्न उठता है कि जो रोड्स बनाए थे वो मुख्य रूप से क्यों बनाए थे उन्होंने? ताकि एक तो आर्मी, भाई देश को कंट्रोल में करना है, तो किसी दूसरे देश पर अगर अपना शासन चलाना है तो उसको कंट्रोल में रखने के लिए आर्मी की जरूरत है ना। तो ब्रिटिश आर्मी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में जहां रोड्स की रिक्वायरमेंट ज्यादा थी वहां के रोड्स बनवाए। इसके अलावा अपन ने पढ़ा है कि इंडिया से रॉ मटेरियल जाता था ब्रिटेन को, इंडिया से रॉ मटेरियल जाता था ब्रिटेन को। तो इंडिया से ब्रिटेन को जो रॉ मटेरियल जाता था, उस रॉ मटेरियल को, ध्यान सुनना मैं जो कह रहा हूँ, उस रॉ मटेरियल को ब्रिटेन पहुंचाने के लिए नहीं, उस रॉ मटेरियल को ब्रिटेन तो जाएगा, वो इंडिया से वहां शिप में जाएगा, है ना, पानी के जहाज में। बाकी रॉ मटेरियल को जहां पर भी रॉ मटेरियल प्रोड्यूस हो रहा है वहां से पोर्ट तक पहुंचाने के लिए जो रोड्स की रिक्वायरमेंट थी वो रोड्स उन्होंने बनाए थे। तो पहली बात, रोड्स की कंस्ट्रक्शन पर वो ज्यादा ध्यान नहीं दे पाए क्योंकि फंड्स की कमी थी। जो भी रोड्स कंस्ट्रक्ट उन्होंने किए वो इस सोच के साथ किए थे कि जिससे आर्मी के मोबिलाइजिंग में, मतलब सेना जो उनकी है उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में आसानी रहे, और दूसरा रॉ मटेरियल जो उनको ब्रिटेन पहुंचाना था उसको जहां वो रॉ मटेरियल प्रोड्यूस हो रहा है वहां से पोर्ट तक पहुंचाने में आसानी रहे। तो वो रोड्स उन्होंने बनाए थे। बस यहाँ तक बात समझ में आ गई बच्चों रोड्स की? हेलो, चलिए, तो रोड्स के संबंध में देखो मेरी बात सुनो, अपन इंडियन इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं ना, तो एक तो ये ट्री वगैरह जो है ये तो अपनी जगह है। इसके अलावा हर पॉइंट को मैं पहले समझा इसलिए देता हूँ कि इसको ना, मैंने पहले ही बताया आपको कि इसको जनरल नॉलेज के समान पढ़ो, पूरे इंडियन इकोनॉमिक्स को जनरल नॉलेज के समान पढ़ो। तो जनरल नॉलेज के समान पढ़ोगे ना बेटा तो आपको इसमें इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है? बस ये। चलिए, तो अब मैं पढ़ते रहा हूँ, उससे ध्यान से देखिए। देखो आप क्या कह रहे हैं। द इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल वर वेरी पुअर। मतलब पहले लोग बताते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति बहुत ही खराब थी। शुरुआत तो यहाँ से करें। Some efforts were made to develop basic infrastructure like roads, railways, ports, water transport, posts and telegraphs. But the main motive behind such infrastructure development was to serve various colonial interests. मतलब सीधी सी बात है कि देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने में उनका कोई इंटरेस्ट था नहीं। बाकी फिर भी उन्होंने जो भी थोड़े बहुत रोड्स बनाए, रेलवेज वगैरह बनाए, पोर्ट्स बनाए, ये सब जो, उसके पीछे उनका ऑब्जेक्टिव सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट था। जहाँ उनको सुविधा थी, जहाँ पे उनका फायदा था, जहाँ पर उन्हें रिक्वायरमेंट थी, वहाँ के उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किया। ठीक है,
अब उसके बाद फिर एक एक करके समझाए। सबसे पहले रोड्स को समझा रहे हैं, क्या लिख रहे हैं देखो, द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन could not accomplish much on construction of roads due to scarcity of funds. पैसों की कमी के वजह से वो रोड्स के कंस्ट्रक्शन पर ज्यादा ध्यान नहीं दे सके। आगे लिखा है, the roads that were built primarily served the interest of mobilizing the army and shifting raw material. मतलब रोड्स जो भी उन्होंने प्राइमरी तौर पर बनाए उसके पीछे उनका ऑब्जेक्टिव क्या था कि एक तो आर्मी और एक रॉ मटेरियल का मोबिलाइजेशन आसान हो जाए। फिर सेकंड पॉइंट में लिखा है, देयर ऑलवेज रिमेन्ड एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ ऑल वेदर रोड्स टू रीच आउट टू रूरल एरियाज ड्यूरिंग द रेनी सीजन। ध्यान से सुनना बेटा, क्या कह रहा है कि रूरल एरियाज में मतलब गाँव में शहर को गांव से जोड़ने की जो रोड्स होती है ना, जो रोड शहर को गांव से जोड़ती है वो रोड्स जो है वो ऑल वेदर रोड्स बहुत ही कम थी। ऑल वेदर रोड्स किसको कहते हैं बेटा? ऐसी रोड्स जो हर सीजन में चालू रहे। कई रोड्स क्या होती हैं, बारिश आई और बारिश आते से ही उनमें पानी भरा जाता है और रोड खत्म हो जाती है, बंद हो जाती है। तो ऑल वेदर रोड्स जो कि रूरल एरियाज को शहरों से जोड़े, ऐसी एकदम ना के बराबर थी उस समय, ठीक है। एज ए रिजल्ट पीपल लिविंग इन दीज एरियाज सफर्ड बैडली ड्यूरिंग नेचुरल कैलेमिटीज एंड फेमाइन्स। तो ऐसी इस वजह से क्या होता था कि जो लोग गांव में रहते थे, रूरल एरियाज में रहते थे, वो ये लोग नेचुरल कैलेमिटी के समय बाढ़ आ गई या फेमाइन्स के समय सूखा वगैरह पड़ गया, उस समय उन लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती थी क्योंकि उन्हें शहर तक आना है जैसे मान लो, तो उसके लिए उनके पास रोड्स ही नहीं थी। तो वो जहाँ रहते थे उन्हें वहीं रहते हुए जो भी रिसोर्सेज वहाँ अवेलेबल होते थे उन्हीं से अपना गुजारा करना पड़ता था। रोड्स वाला मामला समझ में आया बच्चों? ठीक है, चलिए अगला है रेलवेज। ध्यान दीजिए, देखो अपन यूं कह सकते हैं कि जो अंग्रेज लोग थे ना, उनका हमारे देश के लिए जो मुख्य कंट्रीब्यूशन है, जो थोड़ा बहुत उन्होंने हमारे देश में अच्छा किया, वो रेलवेज की जो ट्रैक्स हैं वो उन्होंने यहाँ पर ज़्यादातर एक जगह से दूसरी जगह पहुँचने के लिए बनाई। हालांकि अनडाउटेडली वहाँ पर भी उन्होंने जो ट्रैक्स बनाए ना, रेलवे ट्रैक्स, उसके पीछे उनका ऑब्जेक्टिव यही था कि रेलवे ट्रैक्स वहीं उन्होंने बनाई जहाँ पर कि उन्हें रिक्वायरमेंट थी। फिर भी रेलवे ट्रैक्स उन्होंने यहाँ इंडिया में बहुत बनवाई। अब रेलवे ट्रैक्स इंडिया में जो भी उनके द्वारा बनवाई गई थी, उससे क्या एक फर्क पड़ गया था कि जो लोगों के बीच दूरियां थी ना वो सिमट गई थी। एक्चुअली रोड्स तो ना के बराबर थे, तो मान लो कि कोई एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति के बीच डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, दो लोग रहते हैं कहीं एक ही परिवार के, मान लो उनके बीच दूरियां हैं, तो वो सालों साल तक एक दूसरे से मिल नहीं पाते। बाकी रेलवे ट्रैक डलने से ये जो दूरियां थी ना वो सिमट गई। तो ये एक मेन फायदा हुआ था उस समय। उनके तरह जो रेलवे ट्रैक्स बनाए गए थे, अनडाउटेडली वो तो बनाए तो उन्होंने अपने फायदे के हिसाब से सोचकर कि वही मोबिलाइजिंग आसान हो जाए, सेना का एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, मटेरियल का एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, है ना, फॉरेन ट्रेड आसान हो जाए। तो ये अनडाउटेडली उनका सेल्फ इंटरेस्ट तो था और उसका फायदा लोगों को भी हुआ ही था। तो ये बात इसमें लिखनी है कि रेलवेज में जो उनका कंट्रीब्यूशन था वो अपन यूँ कह सकते हैं कि अच्छा कंट्रीब्यूशन था इंडिया के लिए। देखो मैं पढ़ दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ द ब्रिटिश रूल was to introduce railways in India in 1850 1850। बेटा ये एक नंबर का MCQ बन सकता है कि भारत में ब्रिटिशर्स द्वारा रेलवे की शुरुआत कब से की गई थी? तो 1850 में की गई थी, 1850, है ना। इसको अंडरलाइन कर लो सब बच्चे, हालांकि अंडरलाइन ही है वो। आगे क्या लिख रहा है? The railways affected the structure of the Indian economy in two important ways।
मतलब रेलवे के डलने से दो मुख्य काम यहाँ हुए थे। पहला, रेलवेज एनेबल्ड पीपल टू अंडरटेक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल। देखो अभी मैंने बताया कि जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल था वो लोग एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं पाते थे, पर रेलवे के आने से वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवलिंग भी के लिए भी एनेबल हो गए। मतलब लंबी दूरी पर जाना भी लोगों के लिए जिसको बोले कि आसान हो गया, सुविधा में। इट ब्रोक ज्योग्राफिकल एंड कल्चरल बैरियर्स एंड प्रमोट नेशनल इंटीग्रेशन। अब रेलवे के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह अगर जाना आसान हो गया तो इससे क्या हो गया, ज्योग्राफिकल बैरियर खत्म हो गया और कल्चरल बैरियर भी खत्म हो गया। कल्चरल बैरियर मतलब क्या, जैसे उदाहरण के तौर पर अपन जानते हैं कि भारत में हर 50 किलोमीटर पे, ध्यान देना बेटा, हर, ऐसा कहा जाता है कि भारत में हर 50 किलोमीटर पे भाषा लैंग्वेज, रहन सहन मतलब पहनावा और खान पान, तीनों चीज बदलती है। मतलब आपने सुना क्या ये कि भारत विविधताओं वाला देश है। विविधताओं वाला देश है भारत। विविधता वाला देश मतलब क्या, यहाँ पर जरा सा थोड़ा सा दूरी आप चलोगे ना तो आपको हर, जैसे मैं बोल रहा हूँ अभी यार वही बात वापस बोलूंगा कि हर 50-100 किलोमीटर पे आप जैसे गए ना तो वहाँ की लैंग्वेज में कुछ चेंज आ जाएगा, वहाँ के रहन सहन में, हमारे रहन सहन में कुछ चेंज दिखने लग जाएगा, वहाँ के खान पान में, हमारे खान पान में चेंज नजर आने लग जाएगा। बात समझ नहीं। जैसे एक उदाहरण दे रहा हूँ, इंदौर और उज्जैन, कभी आप जाकर उज्जैन को नॉर्मली आप गए होंगे कोई ना कोई कारण से, तो इंदौर और उज्जैन की भाषा में इतना बेसिक डिफरेंस है क्या क्या। अब यूँ ऊपरी तौर से आपको लगेगी बिल्कुल एक ही समान है, पर ध्यान रखना बेटा, अभी जब से ये इंदौर उज्जैन की जो दूरियां हैं वो सिमट गई ना, रोड्स बन गए अच्छे, लोग आने जाने लग गए, तो ऐसा लग रहा है कि दोनों की सब कुछ समान हो गया। बाकी जो बेसिक उज्जैन में रहने वाले लोग हैं ना, कोई बहुत सालों से जो उज्जैन में रह रहा है, अभी अगर आप उससे बातचीत करोगे ना तो आपको लग जाएगा वहाँ की लैंग्वेज हमारी इंदौर के लैंग्वेज में डिफरेंस समझ में आएगा। तो जो कहते हैं बेटा नेट गया क्या, बच्चों लिंक आ गई वापस, ऑडियो वीडियो आ गया सबको।
चलिए ओके, तो ध्यान रखिएगा आगे भी, अभी आप ज्वाइन रहे अच्छी बात है, आगे भी ध्यान रखना कि कभी मान लो टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से डिसकनेक्ट हो जाता है तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है ना, कुछ सेकंड्स में वापस आ जाएंगे अपन, ठीक है। चलिए ध्यान दें, रेलवेज पर अपन बात कर रहे थे, तो रेलवेज का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था उस पर हमने बात किया कि इससे जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल था वो आसान हो गया था, और इससे ज्योग्राफिकल और कल्चरल बैरियर्स जो थे वो खत्म हो गए थे, और इससे नेशनल इंटीग्रेशन बढ़ गया था। नेशनल इंटीग्रेशन मतलब राष्ट्रीयता की भावना बढ़ गई, वही एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर बना बेटा, जो देश अपना आज़ाद हुआ, स्वतंत्र हुआ। क्योंकि जब लॉन्ग डिस्टेंस थे और लोग मिल ही नहीं पाते थे तो इकट्ठे भी नहीं हो पाते थे। बाकी रेलवेज के आने से ये बहुत बड़ा फायदा हुआ कि लोग एक दूसरे से मिलने जुलने लगे, और इस वजह से वापस लोगों में एकता बनी, यूनिटी बनी, और उसकी वजह से फिर देश की आज़ादी का जो आंदोलन चल रहा था उसको एक बहुत बड़ा, जिसको अपन बोले कि संबल मिला था, ठीक है। चलिए, और दूसरा, इट एनहांस्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। इससे क्या हो गया था, रेलवे से लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल आसान हो गया, और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल आसान हो जाने से इंडिया का जो एग्रीकल्चरल सेक्टर था उसका कमर्शियलाइजेशन हुआ। क्यों? क्योंकि उससे एक फर्क ये पड़ा कि जो पहले जब लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल आसान नहीं था उस समय मान लीजिए कि इंदौर में कोई जो भी किसान लोग हैं, अगर कोई भी चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो चीज़ यहीं आसपास ही बेची जा सकती थी, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस पर माल जा ही नहीं सकता था, बराबर है। बाकी रेलवेज के आने से एग्रीकल्चर का कमर्शियलाइजेशन ये हो गया, क्योंकि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स भी दूरी, बहुत ज़्यादा दूरी जहाँ पर कि उसकी रिक्वायरमेंट है वहाँ तक भी पहुँचाए जा पाने लगे। इस वजह से यूँ कहते हैं कि एग्रीकल्चर का भी कमर्शियलाइजेशन हो गया, एग्रीकल्चर भी एक तरह से व्यापार के रूप में आ गया, कारण कि लंबी दूरी हम तय कर पा रहे थे, तो जो हमारा प्रोडक्ट यहाँ नहीं बिकता था, जहाँ पर उसकी रिक्वायरमेंट थी वहाँ ले जाकर भी उसको बेचा जा सकता था। आया सबको समझ में? रेलवेज के बनने से दो मुख्य काम, पहला लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल आसान हो गया जिससे ज्योग्राफिकल और कल्चरल बैरियर टूट गए और नेशनल इंटीग्रेशन हुआ, और दूसरा एग्रीकल्चर का कमर्शियलाइजेशन हुआ, क्योंकि हम जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बनाते थे वह दूसरी जगह पर भी जाकर आसानी से बेचे जा सके। चलिए नेक्स्ट है एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट मतलब वही पोर्ट एंड एयरपोर्ट। एयरपोर्ट मतलब एयर ट्रांसपोर्ट, पोर्ट मतलब वाटर ट्रांसपोर्ट, ठीक है। चलिए ध्यान दें इसके बारे में क्या कहते हैं। कि एयर ट्रांसपोर्ट तो उस समय इतना कुछ था नहीं बेटा, मतलब हवाई जहाज वाला तो कोई मामला था नहीं, है ना। वहाँ पर वाटर ट्रांसपोर्ट जो था वो उसके ऊपर उन्होंने काम किया था। रीज़न कि वाटर ट्रांसपोर्ट जो है उसी के जरिए यहाँ से रॉ मटेरियल ब्रिटेन जाता था और ब्रिटेन से फिनिश गुड्स यहाँ आते थे। तो अगर वाटर ट्रांसपोर्ट नहीं होता, शिप्स के लिए आना जाने की सुविधा नहीं होती, तो फिर ये फॉरेन ट्रेड भी जो ब्रिटेन और इंडिया के बीच होता था ये पॉसिबल नहीं था। तो इस पर तो उन्होंने काम किया। बाकी इसमें भी मुख्य रूप से कहाँ पर काम किया, कौन से वेज पर, जो कि इंडिया और ब्रिटेन के बीच जो वाटर वेज है उसको डेवलप किया। वहाँ का जो आसानी से ब्रिटेन और इंडिया के बीच जो आना जाना आसान हो जाए वो वाटर वेज डेवलप किए। बाकी जो इनलैंड वाटर वेज थे, इनलैंड वाटर वेज मतलब क्या कि भारत के अंदर ही अंदर जहाज़ों से एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचाने के लिए जो वाटर वेज थे उनके डेवलपमेंट के लिए उन्होंने कुछ बनाया, बराबर है। वाटर वेज में मुख्य रूप से वो वाटर वेज के डेवलपमेंट पर उन्होंने काम किया था जो कि इंडिया और ब्रिटेन के ट्रेड को आसान बनाते हैं, बराबर। बाकी इंडिया के इनलैंड वाटर वेज के ऊपर उन्होंने कोई भी ध्यान नहीं दिया, तो इंडिया की इनलैंड वाटर वेज की स्थिति को खराब हुई थी, ठीक है। चलिए
क्या लिख रहे हैं? ब्रिटिश गवर्नमेंट टूक मेजर्स फॉर डेवलपिंग द वाटर एंड एयर ट्रांसपोर्ट, हाउएवर देयर डेवलपमेंट वाज फार फ्रॉम सेटिस्फैक्टरी। ये तो फालतू बातें दी हुई है कि उन्होंने इनके डेवलपमेंट के लिए काम किया, पर जो भी काम किया वो बहुत ही कम था। क्या लिख रहे हैं? इनलेइंग वाटरवेज प्रूव टू बी अनइकोनॉमिकल, मतलब जो इंडिया के अंदर ही अंदर वाटरवेज थे ना बेटा, वो अनइकोनॉमिकल भी थे। अनइकोनॉमिकल मतलब ये कि इंडिया के अंदर ही अंदर अगर सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है या लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, उसमें अगर वाटरवेज का यूज करते थे, शिप्स का, जहाजों का यूज करते थे, तो वो अनइकोनॉमिकल था। अनइकोनॉमिकल था मतलब वो बहुत महंगा पड़ता था, बराबर है। इसलिए भी वो ज़्यादा जिसको बोले कि सक्सेसफुल नहीं था। ये एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट के बारे में बात लिखी हुई है, ज़्यादा कुछ डिटेल है नहीं उस समय, क्योंकि एयर ट्रांसपोर्ट इतना था ही नहीं, है ना, वाटर ट्रांसपोर्ट ही था। लास्ट आता है कम्युनिकेशन। देखो ये सब थे क्या? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, लोग और सामान को, गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज है। उसके बाद आता है कम्युनिकेशन, अर्थात इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए जो उस समय इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया था, उसके बारे में बात करें। तो होता है कि उस समय जो मुख्य इंफॉर्मेशन पहुंचाने के साधन थे वो पोस्ट, मतलब डाक के जरिए, है ना, या टेलीग्राफ के जरिए ही होता था। आपने वो फिल्म देखी होगी अभी, क्या बोलते हैं, अक्षय कुमार की पिक्चर आई थी ना, क्या नाम है उसका, जिसमें वो सरदार वाला वेश बना था, सिंदूरी पगड़ी वाला, क्या नाम था पिक्चर का याद है? हाँ, केसरी, यस, केसरी बता दिया। तो यदि आपने वो पिक्चर देखी हो तो उसमें आपने देखा होगा कि वो युद्ध के समय वो छत पर एक बंदा बैठा रहता है और वो एक टेलीफोन जैसे कुछ रहता है, उसके ऊपर टिक 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 करता है। देखा था क्या? ध्यान है क्या? पिक्चर किसी ने देखी हो तो, फिल्म किसी ने देखी हो? अगर देखी हो, है ना, तो वो जो था ना, वो बेटा वो टेलीग्राफिक मैसेज होते थे। वो टेलीग्राफिक मैसेज होते, पता है क्या होता था? वो यहाँ पर कुछ टाइप कर रहे हैं, ठीक है, और वो जहाँ से भी कनेक्टेड रहता था ना, वो वहाँ पर टाइप हो जाता था। ऐसा वहाँ टाइप हो जाता था या दिखने लग जाता था, जो भी दिखता तो नहीं होगा, टाइप हो जाता था। तो वो टेलीग्राफिक मैसेज होते। पोस्ट, डाक के जरिए तो एक जगह से दूसरी जगह खबर पहुँचाना तो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग था, पर वो भी चलता ही था। और टेलीग्राफिक संदेश मतलब इस तरह से होते थे। वो जो उस दिन उस फिल्म में जो मशीन दिखाई गई थी, उसमें यहाँ पर टाइप करते थे और जहाँ से भी वो लिंक था वहाँ पर वो चीज़ टाइप हो जाती है। तानाजी मेरा देखा हुआ नहीं है, मेरे को पता नहीं है, तानाजी पिक्चर मैंने देखी नहीं। हाँ, उसमें भी हो सकता है रहा होगा, इसमें कुछ शक नहीं है। चलिए, तो पोस्ट क्या बोल रहे हैं कम्युनिकेशन के बारे में? पोस्ट एंड टेलीग्राफ्स वर द मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब कम्युनिकेशन के दो जो पॉपुलर तरीके थे वो क्या थे? पोस्ट एंड टेलीग्राफ। आगे द इंट्रोडक्शन ऑफ द एक्सपेंसिव सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ, वो जो थी ना मशीन जो मैं बता रहा हूँ, वो इलेक्ट्रिक टेलीग्राफी था बेटा। इन इंडिया सर्व द पर्पज ऑफ मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, मतलब उसका यूज वो काहे के लिए करते थे? सिर्फ इंडिया में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए उसका यूज होता था, इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ, ठीक है। द पोस्टल सर्विसेज डिस्पाइट सर्विंग ए यूजफुल पब्लिक पर्पज रिमेन ऑल थ्रू इनएडिक्वेट, मतलब नॉर्मली पोस्टल सर्विस भी डाक के जरिए ही खबरें एक जगह से दूसरी जगह जाती थी, पर वो भी बहुत ही इनएडिक्वेट थी। अर्थात डाक के जरिए एक जगह से दूसरी जगह अगर कोई आपको संदेश पहुंचाना है, मैसेज पहुंचाना है, तो वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग था और कई बार तो वो पहुंचता ही नहीं था। मतलब इनएडिक्वेट मतलब ये वो टाइम कंज्यूमिंग था और कई बार तो पहुंचते ही नहीं थे। अभी भी कई बार पेपर में आता है, न्यूज़पेपर में आपने कभी पढ़ा हो कि 100 साल पहले, 50 साल पहले, 70 साल पहले, 80 साल पहले किसी व्यक्ति ने कोई चिट्ठी भेजी थी और वो आज पहुंची। ऐसा कभी कभी आता है पेपर में, न्यूज़पेपर में कभी कभी सुनने को मिलता है। रोड्स, रेलवे, स्पोर्ट्स, कम्युनिकेशंस, चारों पॉइंट क्लियर है बेटा? चलो अब इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुनना। हेलो,
इंफ्रास्ट्रक्चर में आपसे इनके बारे में जो मैंने बात अभी पढ़ाई है कोई पूछने वाले नहीं, ये कुछ पूछने वाले नहीं है। आपको पढ़ के भी समझ में आ गया होगा कि कुछ भी कोई ऐसा खास इसमें पढ़ने को मिला नहीं अपने को, है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में अब जो मैं अपन पढ़ने वाले हैं वो चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो क्या चीज़ें पता है कि ब्रिटिशर्स द्वारा इंडिया में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया गया, रोड्स, रेलवे, स्पोर्ट्स या कम्युनिकेशन के जो मीन्स थे, उनका जो भी डेवलपमेंट किया गया उसके पीछे रीज़न क्या थे, कारण क्या था, क्यों उन्होंने इंडिया में जो भी थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया वो क्यों किया। एग्जाम में बेटा इस पर क्वेश्चन बनेगा, इनकी स्थिति पर क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। क्वेश्चन क्या बनेगा कि ब्रिटिशर्स द्वारा इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के मेन रीजंस क्या थे, उसके पीछे उनका मुख्य उद्देश्य क्या था। बेटा बात पहुंच गई क्या आप तक? हेलो, रीजंस तो अभी बता रहा हूं मैं, वो नहीं बताए, है ना। तो ये जो चारों पॉइंट है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जो अपन पढ़ेंगे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान से। Reasons for infrastructure development by Britishers या colonial rule लिखता हूँ। या अंडर कॉलोनियल रूल आप ऐसा ही ले सकते हो। रीजंस फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अंडर कॉलोनियल रूल। तो बेटा इसके 3 मेन रीजन थे, ध्यान से देखो। इसके 3 मेन रीजन देखो। रोड्स, रेलवेज और इलेक्ट्रिक ट्रेन। ये 3 चीज मेन डेवलप की गई थी उनके द्वारा। और इन तीनों के डेवलपमेंट की एक रीजन क्या थी? पहली बात ये तो क्लियर है अपने को कि उनका सेल्फ इंटरेस्ट रहा होगा, उनका पर्सनल इंटरेस्ट है। भाई भारत पर अगर उन्हें अपना कंट्रोल बाकायदा बनाए रखना है तो उसके लिए जहाँ पर उनको जिस चीज़ की ज़रूरत थी उसी चीज़ को उन्होंने डेवलप किया। भारत पर कंट्रोल प्रॉपर बनाए रखने के लिए और भारत की जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो कि ब्रिटेन में रिक्वायर्ड हैं उनको वहाँ तक आसानी से पहुँचाना, ये उनका मेन ऑब्जेक्टिव था इन चीज़ों के डेवलपमेंट के पीछे। तो यही चीज़ अपन पढ़ेंगे, रोड्स का डेवलपमेंट क्यों हुआ, रेलवेज का क्यों और इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ का डेवलपमेंट। रोड्स का जो डेवलपमेंट है उसके लिए तो मैं आपको बता चुका हूँ। 2 मेन उनके एम थे। पहला एम कि आर्मी को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना आसान रहे, और दूसरा रॉ मटेरियल जो कि ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज के लिए रिक्वायर्ड था उसको जहाँ पर कि वो रॉ मटेरियल प्रोड्यूस हो रहा है वहाँ से पोर्ट तक पहुँचाने में आसान है। ध्यान रखना बेटा, गलती से बच्चे क्या लिख देते हैं कि रोड उन्होंने इसलिए बनाए ताकि रॉ मटेरियल इंडिया से ब्रिटेन पहुँच जाए। अरे इंडिया से ब्रिटेन रोड से नहीं पहुँचता, इंडिया से ब्रिटेन तो शिप से जाता था। बाकी इंडिया में जहाँ वो रॉ मटेरियल प्रोड्यूस होता था वहाँ से बंदरगाह तक लाने के लिए, पोर्ट तक लाने के लिए रोड्स बनाए। तो रोड्स का डेवलपमेंट के पीछे 2 मेन ऑब्जेक्टिव, आर्मी का मोबिलाइजेशन ताकि कंट्रोल कर सके आसानी से, एडमिनिस्ट्रेशन कर सके इंडिया पर, और दूसरा रॉ मटेरियल को पोर्ट्स तक पहुंचाने के लिए उन्होंने रोड्स बनाए। ठीक है, चलो एक बार फिर से पढ़ दे रहा हूँ, ध्यान से देखो। The roads were built for mobilizing the army within India and for drawing out raw material from the countryside to the nearest railway station or port and send to this to England
और अदर लिक्रेटिव फॉरेन डेस्टिनेशंस। जो सीधी सीधी बात अभी मैंने बताई वही बात ये बोल रहे हैं कि रोड्स का डेवलपमेंट उन्होंने इसलिए किया था ताकि आर्मी का मोबिलाइजेशन आसान हो जाए, और साथ ही दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या था कि रॉ मटेरियल को कंट्री साइड, मतलब जहाँ पर भी देश में जिस जगह पर रॉ मटेरियल प्रोड्यूस होता था वहाँ से नियरेस्ट रेलवे स्टेशन या पोर्ट तक पहुँचा दिया जाए ताकि उसको इंग्लैंड पहुँचाया जा सके। इसके लिए उन्होंने रोड्स का डेवलपमेंट किया था। बोलो, क्लियर है ये बात सबको? समझ में आ गई बेटा? यही पूछेंगे इसमें, इंफ्रास्ट्रक्चर में यही पूछा जाएगा कि इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ब्रिटिशर्स ने क्यों किया था। ठीक है, ये ध्यान रखिए, ये कुछ आने वाला नहीं है। रेलवेज का डेवलपमेंट भी उन्होंने 3 मुख्य कारणों से किया था। इसके भी 3 रीजन है रेलवेज के डेवलपमेंट। देखो, आप बताओ कि रेलवेज के जब अपन यहाँ पॉइंट पढ़ा था तो उसमें एक बात करती कि रेलवे के आने से लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल आसान हो गया था, पढ़ा था अपन ने अभी, बोलो, है ना? अब उसी चीज को यहाँ किस तरह से बोलो, उन्होंने रेलवे का डेवलपमेंट क्यों किया? क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा देश है और इतने बड़े देश को कंट्रोल करने के लिए, इतने बड़े देश पर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए जरूरी था कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल आसान हो जाए, और इसलिए उन्होंने रेलवे का डेवलपमेंट किया। बराबर है? तो पहला रीजन रेलवे के डेवलपमेंट क्या था कि जो इतना बड़ा देश है, इतनी वास्ट कंट्री है, इसको प्रॉपर ढंग से कंट्रोल करने के लिए उन्होंने रेलवे का डेवलपमेंट किया। पहला, देखो क्या लिख रहे हैं, रेलवेज वर डेवलप्ड बाय द ब्रिटिशर्स मेनली फॉर 3 रीजंस। 3 कारणों से उन्होंने रेलवे का डेवलपमेंट किया। पहला, टू हैव इफेक्टिव कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवर द वास्ट इंडियन टेरिटरी। जो इतना बड़ा इंडियन टेरिटरी था, इस पर इफेक्टिव कंट्रोल करने के लिए और उस पर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए उन्होंने रेलवे का डेवलपमेंट किया। ठीक है। दूसरा, रेलवे के डेवलपमेंट करने के पीछे दूसरा रीजन क्या था? अपन जानते कि फॉरेन ट्रेड होता था, और फॉरेन ट्रेड मेनली ब्रिटेन से ही होता था, और फॉरेन ट्रेड जो भी ब्रिटेन से होता था उसका सारा फायदा, प्रॉफिट जो है वो ब्रिटिशर्स को होता था। बराबर है? तो फॉरेन ट्रेड और आसान हो जाए, रॉ मटेरियल आसानी से पोर्ट तक पहुंचाया जा सके, बराबर, और फॉरेन ट्रेड को बढ़ाकर ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाया जा सके, इसलिए उन्होंने रेलवेज का डेवलपमेंट किया था। देखो तो सेकंड पॉइंट क्या कह रहे हैं, टू अर्न प्रॉफिट्स थ्रू फॉरेन ट्रेड बाय लिंकिंग रेलवेज विथ मेजर पोर्ट्स। रेलवेज को मेजर पोर्ट्स से लिंक कर दें और फॉरेन ट्रेड ज्यादा से ज्यादा बढ़ा दें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट उन्हें हो सके। तो पहला रीजन रेलवे के डेवलपमेंट का क्या था कि वास्ट इंडियन टेरिटरी पर इफेक्टिव कंट्रोल किया जा सके। दूसरा रेलवे के डेवलपमेंट का रीजन क्या था कि रेलवेज को जो मेजर पोर्ट्स हैं उनसे लिंक कर दिया जाए और रॉ मटेरियल आसानी से रेलवे के थ्रू पोर्ट्स तक पहुंच जाए और फॉरेन ट्रेड बढ़ जाए, और फॉरेन ट्रेड बढ़ाकर ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट को अर्न कर सके। दूसरा रीजन। और तीसरा, रेलवेज जब यहाँ बनी ना बेटा, इंडिया में जब रेलवे ट्रैक्स बनी, मतलब पटरियां डली, रेल क्या बोलते हैं, इंजिन्स बनना और डिब्बे बनना, ये सब जो काम हुआ ना, तो ये सारा इन्वेस्टमेंट उन्होंने ब्रिटेन से इंडिया में करा। ब्रिटेन से इन्वेस्टमेंट कहाँ पर करा? इंडिया में किया। बराबर है? अब आपको लगेगा सर इन्वेस्टमेंट इंडिया में करा तो इंडिया के लिए अच्छी बात है। नहीं, अगर कोई व्यक्ति इन्वेस्ट करता है तो बताओ काय के लिए करता है? कोई भी व्यक्ति इन्वेस्ट काय के लिए करता है? अगर मैं कहीं इन्वेस्ट करूंगा तो मेरा क्या ऑब्जेक्टिव है, बोलो? तय बात है प्रॉफिट कमाना ना। इन्वेस्ट करूंगा, कहीं पैसे लगाऊंगा तो उद्देश्य क्या रहेगा? प्रॉफिट कमाना। बराबर है? तो रेलवेज के थ्रू, मतलब जो रेलवे यहाँ पर उन्होंने डेवलप की ना, तो रेलवेज डेवलप करने में उन्होंने ब्रिटेन का जो इन्वेस्टमेंट था, मतलब जो भी उनको इन्वेस्ट करना था, वो सारे इन्वेस्टमेंट उन्होंने
यहाँ पर रेलवेज के डेवलपमेंट में किया, और रेलवेज के डेवलपमेंट करके उससे जो प्रॉफिट हुआ था वो मैक्सिमम प्रॉफिट वो ब्रिटेन ले गए। आज भी अगर कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में फैक्ट्री लगाती है, कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में फैक्ट्री लगाती है तो क्या के लिए लगाती है? प्रॉफिट कमाने के लिए लगाती है, बट ऑब्वियस है। तो यही चीज उस समय भी थी, यही तीसरे पॉइंट में उन्होंने बोली है। देखो क्या कह रहे हैं, टू मेक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट, देखो आप क्या करें, टू मेक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट ऑफ ब्रिटिश फंड्स इन इंडिया, ब्रिटिश फंड्स इंडिया में इन्वेस्ट करके प्रॉफिट कमाना, इसलिए उन्होंने रेलवेज का डेवलपमेंट किया। रेलवेज के डेवलपमेंट के तीनों पॉइंट समझ में आए बेटा। पहला रीजन, इंडिया के वास्ट टेरिटरी पर इफेक्टिव कंट्रोल करना। दूसरा, रेलवेज को मेजर पोर्ट से लिंक करके फॉरेन ट्रेड बढ़ाना और उसका प्रॉफिट कमाना। और तीसरा, ब्रिटिश फंड को इंडिया में इन्वेस्ट करके प्रॉफिट कमाना। इन तीन ऑब्जेक्टिव्स उन्होंने रेलवेज का डेवलपमेंट किया। इज इट क्लियर? जल्दी में ठीक है। और तीसरा है इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ। इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ मतलब क्या, वही जो मैंने अभी आपको पिक्चर का उदाहरण देके बताया था कि एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन विद इन सेकंड्स पहुंचने का वो जो तरीका था, नो डाउट बोला कॉस्टली था। बाकी इतने बड़े वास्ट इंडियन टेरिटरी पर कंट्रोल करने के लिए अगर ये सूचना एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं पहुंचाएंगे जल्दी से जल्दी, तो बताओ क्या कंट्रोल पॉसिबल था? बोलो क्या कंट्रोल पॉसिबल था? आपने वो सुना होगा ना 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, सुना क्या? 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, मंगल पांडे वाला, आमिर खान की पिक्चर भी आई थी मंगल पांडे, नहीं सुना? चलो मैं बता देता हूँ शॉर्ट में। उस समय क्या था पता है, जो ब्रिटिश आर्मी थी, ब्रिटिश आर्मी जो थी ना, उसमें भारत के लोग भी थे। ये पता है कि नहीं आपको? तो ब्रिटिश आर्मी में भारत के लोग भी सैनिक के रूप में थे। तो उस समय 1857 में 1857 में मंगल पांडे जो कि ब्रिटिश आर्मी में ही एक सोल्जर के रूप में अपॉइंटेड था, भारतीय व्यक्ति, वो और उसके कुछ लोगों ने विद्रोह कर दिया। समझ में आ गई आपको बात? विद्रोह कर दिया मतलब ब्रिटिश आर्मी में वो सेना के रूप में, तो ब्रिटिशर्स के खिलाफ ही उन्होंने हथियार उठाए, बराबर। तो उस समय उस विद्रोह को दबाने के लिए जहां इन्होंने विद्रोह किया था ना, जिस जगह पर, उस विद्रोह को दबाने के लिए इनको सेना दूसरी जगह से भेजना पड़ी, ब्रिटिश आर्मी, बराबर है। तो वो तभी संभव हो पाया था जब इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ की व्यवस्था थी। मैसेज पहुंच गया जल्दी से और दूसरी जगह से ब्रिटिश आर्मी पहुंच गई इस विद्रोह को दबाने, और वो विद्रोह नहीं दब गया। नहीं तो 1857 में भी हो सकता था कि देश आ जाएगा, 90 साल पहले, क्योंकि वो इतनी जबरदस्त विद्रोह तो अच्छा जबरदस्त हुआ था ताकि उसको दबा पाए। और उसका मुख्य रीज़न यही था, इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ के जरिए संदेश पहुंच गया कि भैया इस तरह का विद्रोह हो रहा है, और जल्दी से ब्रिटिश आर्मी वहाँ पहुँच कर और उनको विद्रोह को खत्म कर। खैर, तो इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ का भी इन्होंने डेवलपमेंट क्यों किया? ताकि इंफॉर्मेशन आसानी से पहुंच सके, लॉ एंड ऑर्डर को आसानी से मेंटेन किया जा सके। चलिए, इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरा खेल समझ में आ गया सबको? हेलो, इसमें बेटा ये मेन आएगा, ध्यान रखना कि उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट क्यों किया था। ये कुछ आने वाला नहीं है, फालतू बात है, ठीक है। चलिए, चलिए 2 मिनट का ब्रेक रखते हैं और उसके बाद फिर बीएस पर आते हैं।